हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्रिएटिव आर्ट स्टडी में। और आज का हमारा टॉपिक है अंतराल स्पेस। यहाँ पर मैं बात करती हूँ विजुअल आर्ट के टॉपिक्स के बारे में, जो कि किसी भी आर्ट एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए हम बिना देर किए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। अंतराल। चित्र के तत्वों में अंतराल वह तत्व है जो रूप फॉर्म का आधार है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में इसे स्थान, सम्रांगण सूत्रधार में भूमि बंधन व अविलासी तार्स चिंतामणि में स्थान निरूपण कहा गया है। चलिए हम इसको समझ लेते हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो है लिखा गया है, उसमें इसको अंतराल को स्थान के नाम से पुकारा गया है, और जो सम्रांगण सूत्रधार है उसमें इसको भूमि बंधन कहा गया है, और अविलासी तार्स चिंतामणि जो ग्रंथ है उसमें इसको स्थान रूप निरूपण के नाम से बताया गया है। जबकि ये तीनों चीज़ें एक ही हैं जिसको हम अंतराल कहते हैं। इसके अलावा अंतराल के लिए स्थान, अंतरिक्ष, आकाश, शून्य आदि का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, जैसे कि स्पेस दिख रहा है हमारी पेंटिंग में, उसको सीधा स्थान या स्पेस ही कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यापक अर्थ में अंतराल चित्र का वह तत्व है जो प्रत्येक रूपाकार एवं तत्वों को अपने में समाहित करता है। जैसे कि मान लीजिए, इसको हम समझते हैं थोड़ा सा, कि एक आपके पास खाली कैनवास है, और कैनवास जो होता है वो एक अंतराल के स्वरूप होता है, जिसमें हम अपनी इच्छा अनुसार कोई भी तत्वों को समाहित कर सकते हैं। अंतराल की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ स्पेस। चित्र के अंतर्गत द्विआयामी चित्रभूमि ही अंतराल कहलाती है, जिसका विभाजन व व्यवस्था ही अंतराल के अंतर्गत स्थान रखते हैं। जैसे कि यहाँ एक चित्र दिख रहा है जिसमें जो विभाजन किया गया है उसको अंतराल के अंतर्गत ही स्थान दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अब हम। अंतराल का स्वरूप। सामान्यतः अंतराल दो रूपाकारों के मध्य के रिक्त स्थान का बोध कराता है, अतः अंतराल ही रचना का आधार बेस है। कलाकार आवश्यकता अनुसार अपने अंतराल को बनाता है, मिटाता है, परिभाषित करता है व रूपांतरित करता है, क्योंकि यह अंतराल कलाकार की कलाकृति की सभी संभावनाओं के लिए खुला है। जैसे किसी भी पेंटिंग में आप देखते हैं कि जब हमें स्पेस मिलता है तो वहाँ पर आर्टिस्ट अपनी चॉइस से, अपनी इच्छा अनुसार और अपनी जो उनकी शैली होती है उसके हिसाब से ही वो अपना कैनवस का यूज़ करते हैं, अंतराल का यूज़ करते हैं और चित्र जो है वो बनाते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है नेट वगैरह के एग्ज़ाम के लिए, इनको आप अच्छे से पढ़िएगा। अंतराल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेस। अंतराल को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है सक्रिय अथवा प्रत्यक्ष अंतराल, पॉजिटिव स्पेस। दूसरा है सहायक अथवा अप्रत्यक्ष अंतराल, नेगेटिव स्पेस। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने दोनों की ही फोटो लगा रखी हैं। एक है हमारा पॉजिटिव स्पेस और दूसरा है हमारा नेगेटिव स्पेस। पॉजिटिव स्पेस में आपको एक मिडिल में ब्लैक पोर्शन शायद ज़्यादा दिख रहा होगा, और जो नेगेटिव स्पेस है उसमें हमें ब्लैक से जो है चेहरे की आकृति दिखाई दे रही है। जबकि दोनों चीज़ें एक सी ही बनाई गई हैं, सिर्फ कलर अलग अलग भरे गए हैं। तो इस तरीके से पॉजिटिव स्पेस और नेगेटिव स्पेस होता है। चलिए इसके बारे में हम और अधिक जानते हैं। चित्रभूमि पर जिस भूमि का मुख्य स्थान होता है वह प्रत्यक्ष अथवा सक्रिय अंतराल होता है, और अन्य गौण स्थान सहायक अथवा अप्रत्यक्ष अंतराल कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ ब्लैक कलर से जो पार्ट बना हुआ है वो हमारा सक्रिय अंतराल हो जाता है, और जो अन्य स्थान बचता है वो अप्रत्यक्ष अंतराल में आ जाता है। यहाँ मैं अपने तरीके से पढ़ाने की, समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। अगर कहीं भी गलती होती है तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थात वर्ण व रूपाकारों से मिलकर बनी चित्रभूमि मुख्य अंतराल है।
व इसके बाद शेष बचा खाली स्थान जो बीच बीच में या अग्रभूमि अथवा पृष्ठभूमि के रूप में काम आता है वह गौण अंतराल होता है। तो इस बात से, इस डेफिनेशन से बहुत चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि मुख्य अंतराल कौन सा होता है और गौण अंतराल कौन सा होता है। आप लोग इनको नोट्स के रूप में भी लिख सकते हैं। बहुत ही सिलेक्टेड चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही मदद करेंगी। अंतराल का विभाजन, स्पेस डिवीजन। अंतराल विभाजन की अनेक पद्धतियाँ हैं, परंतु प्रमुख रूप से दो विभक्तियाँ प्रचलित हैं। पहला है समविभाजन, फॉर्मल डिवीज़न, और दूसरा है असम विभाजन, इनफॉर्मल डिवीज़न। तो ये बहुत अच्छे से आप याद रख लीजिए, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन जो है किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि विभाजन कितने तरीके का होता है और कौन कौन सा हो सकता है। उसमें आपको ऑप्शन में आ सकता है सम विभाजन, असम विभाजन। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छे से लर्न कीजिएगा। सम विभाजन, फॉर्मल डिवीज़न। चित्रभूमि को रेखा अथवा रूपाकारों के माध्यम से इस प्रकार विभाजित करना कि वह चारों ओर से समान रूप से विभाजित हो जाए, अथवा चित्रतल पर रेखा व रूपाकारों का भार चारों ओर समान रहे, यही सम विभाजन है। यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने एक चित्र बनाया हुआ है। इसमें आप देख रहे होंगे सारी जो लाइंस हैं, जो इसमें फॉर्म बना हुआ है, सभी बराबर से इसमें बांटा गया है पूरे रूप को। तो ये जो है वो सम विभाजन कहलाता है। असम विभाजन, इनफॉर्मल डिवीज़न। इस विभाजन में कलाकार स्वतंत्रता पूर्वक अपने संयोजन बनाता है, यद्यपि उसकी रचना में संतुलन पर विशेष बल होता है। यहाँ देख सकते हैं जो नीचे एक ड्राइंग बनी हुई है वो असम विभाजन है, और इसको आर्टिस्ट अपनी ही इच्छा अनुसार बनाता है और उस पर ही डिपेंड करता है आर्टिस्ट पर कि वो संतुलन किस तरीके से इसमें दे सकता है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। विभिन्न कला रूपों में अंतराल का स्थान, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। वास्तु रचना और अंतराल, यहाँ पर आर्किटेक्चर एंड स्पेस, इसके बारे में हम बात करते हैं। वास्तु अथवा स्थापत्य रचना में अंतराल का महत्वपूर्ण स्थान होता है। स्थापत्य में अंतराल का त्रिआयामी स्वरूप दिखाई देता है। यह अंतराल स्थापत्य के संपूर्ण ढांचे से अविच्छिन्न रूप से जुड़ा होता है, जिसमें गति की स्थिति भी बनती है, जिसमें बाह्य और आंतरिक अंतराल स्थापत्य के ढांचे से विभाजित होता है। इस दृष्टिकोण से स्थापत्य के अंतर्गत अंतराल खाली स्थान रूपाकार से भी अधिक महत्वपूर्ण स्थिति रखता है। यहाँ आप देख सकते हैं एक मैंने आर्किटेक्चर का फॉर्म बनाया हुआ है, और इसमें जो है आप स्पेस को देख सकते हैं, 3 डायमेंशनल इसमें दिखाया गया है। तो ये हो जाता है वास्तु रचना अथवा आर्किटेक्चर में जो अंतराल का महत्व है उसके बारे में अभी हमने पढ़ा है। चलिए अब इसके आगे हम पढ़ते हैं। मूर्ति शिल्प और अंतराल, स्कल्पचर एंड स्पेस। स्थापत्य की ही भांति मूर्ति शिल्प में भी त्रिआयामी अंतराल की स्थिति बनती है, परंतु रूपाकार के ठोस होने से गति की स्थिति नहीं बनती। मूर्ति शिल्प में सक्रिय एवं सहायक दोनों अंतरालों के मध्य सामंजस्य की स्थिति होती है, और रचना के अंतिम छोर अंतराल को संपूर्ण आकृति से संतुलित बनाते हुए विभाजित करते हैं। आधुनिक मूर्ति शिल्प में सहायक अंतराल को भी रचना में सुंदरता के साथ समायोजित करने का प्रयत्न किया जाता है, चाहे वह रचना के अंतर्गत खाली स्थान छोड़कर ही क्यों ना किया जाए। ब्रिटिश मूर्तिकार हेनरी मूर
कि मूर्ति शिल्प इसके अच्छे उदाहरण हैं। आपको जैसे नॉलेज होगी, हेनरी मूर जो हैं बहुत अच्छे एक ब्रिटिश मूर्तिकार हैं, उनके द्वारा बहुत ही अच्छे अच्छे मूर्तियों का निर्माण किया गया है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक दिखाती हूँ। ये जो है हेनरी मूर द्वारा बनाया गया एक स्कल्पचर है। इसमें इन्होंने स्पेस का देखिए कितनी अच्छी तरीके से जो है यूज़ किया गया है, क्योंकि मूर्ति जो है उसमें गति नहीं होती है, इसमें अंतराल का ही जो है इन्होंने स्पेस का ही जो उपयोग करके इसको एक 3D फॉर्म में बनाया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगेगा। और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जिससे मैं आगे आपके लिए और भी वीडियो बनाती रहूँगी। चित्रभूमि के अंतराल में रूप व्यवस्था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉर्म इन पेंटिंग स्पेस। अब चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पेंटिंग में स्पेस किस तरीके से यूज़ होता है, उसके बारे में बात करते हैं। वस्तु आकृति अपने परिमाण वॉल्यूम के अनुसार चित्रभूमि पर स्थान घेरती है। यह चित्रभूमि द्विआयामी होती है, परंतु यथार्थ जगत में वस्तुएं त्रिआयामी होती हैं। अतः चित्रभूमि पर केवल मात्र दृष्टि भ्रम पर्सपेक्टिव का प्रभाव उत्पन्न करके ही त्रिआयामी वस्तुओं को चित्रित किया जा सकता है। जैसे कि आपने देखा है कि पेंटिंग जो होती है वो दो आयामी या 2 डायमेंशनल होती है, लेकिन उसमें हम पर्सपेक्टिवनेस जो है उसको ला करके इसको एक 3D फॉर्म देते हैं कि जिससे ये आगे पीछे का अंतर या वस्तु किस तरीके की दिखाई देती है उस तरीके से इसको लाने का प्रयास एक आर्टिस्ट करता है। इस नियम को केवल घनवादी कलाकारों ने नए रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने रूपाकारों को एक ही स्थान में विभिन्न कोणों से देखने की सुविधा प्रदान की, अर्थात द्विआयामी व त्रिआयामी प्रभाव एक ही साथ उत्पन्न करके अंतराल एवं काल, स्पेस एंड टाइम को नई दिशा प्रदान की है। आपको पता होगा घनवादी कलाकार जो हमारे पाब्लो पिकासो और ब्राक हैं, उन्होंने इस तरीके का काम किया है अपनी कला में। जब वो कला सृजन करते थे, पेंटिंग्स बनाते थे, तो उसमें घन का एक उपयोग करते थे वो, जिसमें वो 3D फॉर्म जो होते हैं 3D दिखाने का, त्रिआयामी दिखाने का उन्होंने प्रयास किया है। तभी से इस तरीके की आर्ट बहुत फेमस हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रचना करते समय अंतराल में रूप व्यवस्था करने की अनेक विधियां प्रयोग में लाई जा सकती हैं। देखिए कौन कौन सी विधियां होंगी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अतिच्छादित तल, ओवरलैपिंग प्लेन्स, ये आप एक फिगर देख रहे होंगे, इसमें इसी का वर्णन किया गया है। जो तल हमारे सबसे निकट व सामने वह आच्छादित नहीं होता है, परंतु शेष तल आच्छादित हो सकते हैं, चाहे उनमें समान भार की आकृतियां हों। इस विधि के द्वारा हम रूपाकारों के मध्य निकटता व दूरी का आभास कराते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि पीछे वाले जो शेप है उसको ओवरलैप किया गया है, उसको आच्छादित किया गया है, और जो फ्रंट वाला शेप है उसको बिल्कुल भी ओवरलैप नहीं किया जाता है, जिससे कि वो आगे दिखे। आई होप कि ये आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। आकार में विभिन्नता, वेरिएशन इन साइज। इस विधि का प्रयोग चित्रभूमि का आकार की महत्ता के आधार पर उन्हें छोटा बड़ा करने के लिए किया जाता है। अजंता के माता पुत्र नामक चित्र में तथागत व माता यशोदा व पुत्र की आकृतियों में आकारों को छोटा बड़ा करके संयोजित किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं जो बुद्ध की आकृति है उसको काफ़ी बड़ा बनाया गया है, और जो माता पुत्र की आकृति है उसको काफ़ी छोटे साइज में दिखाया गया है। इस तरीके से भी हम वेरिएशन जो है साइज का दिखा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम
आकार की स्थिति, पोजीशन ऑन द पिक्चर प्लेन। इस विधि के अंतर्गत आकार को चित्र भूमि पर विभिन्न स्थानों पर संयोजित करके निकटता व दूरी का आभास कराया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉटल से जो यहाँ पर लिक्विड बह रहा है, उसमें आप देख रहे होंगे कि बॉटल हमें दूर दिखाई दे रही है और जो ह्यूमंस भी बने हुए हैं वो भी बहुत दूर दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके से भी छोटे बड़े साइज के बनाने से इसमें हम चेंजेस ला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। रेखीय क्षय वृद्धि, लाइनर पर्सपेक्टिव। जो आकार जितना ही क्षितिज रेखा के निकट होता है वह उतना ही छोटा होता जाता है और अंत में एक बिंदु पर वैनिशिंग पॉइंट पहुंचकर दृष्टि से ओझल हो जाता है। जैसे कि यहाँ ये रेलवे ट्रैक बनाया गया है और एक पॉइंट पर आके आप देख रहे हैं ऊपर जाके वो समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से भी रेखीय क्षय वृद्धि के द्वारा भी हम इसको यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम वातावरणीय क्षय वृद्धि, एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिवनेस। इस विधि के अंतर्गत समीप के आकार को स्पष्ट बड़ा और प्रखर रंगों में दिखाया जाता है और क्रमशः दूर होते जाते आकारों को धूमिल, मध्यम व हल्की रंगतों में दिखाया जाता है। इस बात को हम समझ लेते हैं कि जो हमारा सामने वाला ऑब्जेक्ट होगा हम उसको बाकी ऑब्जेक्ट से बहुत ही सुंदर, चमकदार और बिल्कुल प्योर दिखाएंगे, जैसा कि उसमें कलर और टेक्सचर होता है। लेकिन जो हमारे दूर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम हल्का सा ब्लर करते जाते हैं, धुंधला कर देते हैं, उनकी जो टोन है उनको हल्का कर देते हैं। इस तरीके से जो है वातावरणीय क्षय वृद्धि का हम प्रयोग करते हैं। चित्रभूमि पर गर्म रंगतों के निकट के आकारों में व दूर के आकारों में मिश्रित व ठंडी रंगतों का प्रयोग कर दूरी का आभास पैदा किया जाता है। यहाँ पर हम रंगों के द्वारा भी, जैसे यहाँ पर रंग गर्म रंगतों के पास अगर ठंडी रंगतों वाले कलर को लगा देते हैं तो इस तरीके का आभास हमें जो है दिखाई देता है। तो ये था हमारा चैप्टर और मिलते हैं अगले चैप्टर में। आपको अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि एग्ज़ाम तक वो अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय फॉर नाउ।